नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी विथ रजनी में। दोस्तों हमने क्लास 6 के सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोग क्लास 7 के चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्लास 7 के चैप्टर को हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी विथ रजनी माय चैनल नेम, और हमारा जो आज का चैप्टर है वो है क्लास 7 से रिलेटेड। और क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है वो है पादपों में पोषण। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। पादपों में पोषण से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। दूसरा, पादप तथा अन्य ऐसे जीव जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी इज़ अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि पादप और तथा अन्य ऐसे जीव जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज से की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो ये सिर्फ ये आपको पादप ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। इसमें जीव नहीं आते हैं, अन्य जीव नहीं आते, केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा एवं उनके उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे पोषण कहते हैं, क्योंकि स्वपोषण, विषम पोषण ये अलग ही बात हो गई। और सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण करने और उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो पोषण कहते हैं। ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित यानी करते हैं, जिसे हम स्वपोषण कहते हैं। पादप की खाद्य फैक्ट्री क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, ए जड़, बी तना, सी पत्तियां और डी बीज। तो पादप की खाद्य फैक्ट्री कौन है, क्या है? तो सी यानी कि पत्तियां। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। ए, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। बी, मृदा में उपस्थित जल और खनिज जल मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। सी, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सारे कथन जो है वो सही हैं, असत्य कथन कोई भी नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है। और मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जल मूल द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सहायता से उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लोरोफिल के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। पहला, यह हरे रंग के अलावा अन्य पत्तियों में भी पाया जाता है। यह सौर ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती को सहायता करता है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य रूप है क्लोरोफिल। चौथा है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। तो असत्य कथन क्या है? तो केवल एक, यानी कि कथन 1। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। यह हरे रंग के अलावा अन्य पत्तियों में भी पाया जाता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहा जाता है? पहला कोशिका, बी ऊतक, सी अंग, डी जीन। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, यानी कि कोशिका। शरीर की सूक्ष्म इकाई को हम कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका एक बाह्य संरचना डैश द्वारा घिरी रहती है। तो ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य और ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो कोशिका एक बाह्य संरचना कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। एक बार हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। ये आपका कोशिका है और ये आपका जो ये पॉइंट जैसा दिया हुआ है डॉट डॉट डॉट, ये आपका कोशिका द्रव्य है। और कोशिका के जस्ट ऊपर में जो आपको चारों तरफ से घिरा हुआ है वो आपका कोशिका झिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोशिका का केंद्रक चारों तरफ से एक जेली के समान पदार्थ से घिरा रहता है। पहला है राइबोसोम, बी है केंद्रक, सी है कोशिका द्रव्य, डी है कोशिका झिल्ली। तो जो केंद्रक के चारों ओर जेली के समान होता है वो उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1, 2, 3 और 4 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तो हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन तो पेट छोड़ता है तो जिसे हम लेते हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन गैस बनती है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में से भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तीसरा, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का संपन्न होना दिखाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, यानी कि 2 और 3, यानी कि इसमें से हमें सही कथन को चुनना है। तो हमारा जो सही कथन है 2 और 3 है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में केवल ऑक्सीजन गैस बनती है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 इज़ अ राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। तो एक बार हम लोग इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। ठीक है, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे हरे तने और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादातर होता है डैश। ए पत्तियों में, बी तना में, सी जड़ में और डी फूल में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तना। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो तना में होता है। एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग। पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे हरे तने, हरी शाखाओं से भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क एवं शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के हरे तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गीली दीवारों पर तालाब तथा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी यानी कि काई जैसे पादप को क्या कहते हैं? तो ये जो काई जैसे पादप होते हैं उसे हम शैवाल कहते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी इज़ अ शैवाल और ऑप्शन डी इज़ अ विषाणु। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, यानी कि गीली दीवारों पर तालाब तथा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी यानी काई जैसे जो पादप दिखते हैं उसे हम शैवाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शैवाल के बारे में एवं कारण के संदर्भ में कौन सा विकल्प दोनों के बीच सही संबंध को दर्शाता है? शैवाल प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है, करने में सक्षम है। कारण कि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे यह हरा रंग का दिखता है। ए कथन और कारण सही है और व्याख्या भी करता है। बी कथन और कारण सही है और व्याख्या नहीं करता है। सी कथन गलत, कारण सही है। और ऑप्शन डी कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर।
कि कथन और कारण सही और उसकी व्याख्या भी वो सही करता है। इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं और शैवाल प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाला संघटक नहीं है। पहला नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन, डी ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है मतलब संघटक नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते मतलब कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप जो है पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं। ठीक है, इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन के द्वारा एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। अतः पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट में जो संघटक पाए जाते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। पादप जो होते हैं वो नाइट्रोजन का अवशोषण गैसीय अवस्था के रूप में करते हैं। बी प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। सी गैसीय नाइट्रोजन को कवक उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर देता है। डी प्रत्येक पादप में क्लोरोफिल होता है। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, यानी कि सत्य कथन को पहचाना है कि प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है, ठीक है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। एक बार अगर हम इसका डिटेल पढ़ ले तो अच्छा रहेगा क्योंकि आगे का क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड होगा। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा हो किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद्य डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है। अमरबेल पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो अमरबेल का वो पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अमरबेल किस प्रकार की पोषण प्रणाली का प्रयोग करता है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर एंड विषम पोषी प्रणाली, मृत पोषी प्रणाली और स्वयं पोषी प्रणाली में से सभी। तो इसका जो आंसर है विषम पोषी प्रणाली है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अमरबेल का पादप, इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब आश्रित होते हैं, और जिस पर ये आरोहित होते हैं वो पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो यानी अमरबेल को हम परजीवी भी कहते हैं और इसे हम विषम पोषी प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। किस प्रकार की पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो विषम पोषी प्रणाली। और परजीवी किसे कहते हैं? तो अमरबेल के पौधे को हम परजीवी भी कह सकते हैं क्योंकि वो दूसरे पर आश्रित रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा थोड़ा सा लंबा है, तो एक क्लास में ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। आई थिंक इसमें 24-25 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट होगा। आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको काफ़ी पढ़ने में प्रॉब्लम या फिर वीडियो देखने में बोर फील होगा, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे और तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज का वीडियो अगर आपको के लिए उपयोगी रहा होगा तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।